प्रेमचंद घर में है जीवनी के अगली कड़ी में आपका स्वागत है। यहाँ पे देखिए पत्नी शिवरानी देवी एक प्रसंग का जिक्र करती हैं कि जो प्रेमचंद जी हैं इनके बड़े चचेरे भाई साहब का देहांत हो गया था और वही लगभग सन 32 की बात होगी। आपके बड़े चचेरे भाई साहब का देहांत हो गया। आपको उनके देहांत से बड़ा आघात पहुंचा। पहले उनकी बीमारी का तार गया। उनके जूतड़ पर 2-3 फोड़े हुए थे जिससे वे बैठ नहीं पाते थे। मुझसे बोले, मेरा बिस्तरा तैयार करो, आज सुबह की गाड़ी से मैं जाऊंगा, चाहे लेट ही लेटे जाना पड़े। हाँ, फोड़ा फूट गया तो देखा जाएगा, क्या करूं, ये तुम ही ना चली जाओ। वे मुझसे कुछ कहना चाहते होंगे। मैं तो, मुझे कैसे भी बताएंगे, फिर आप भी तो बीमारी की हालत में अकेले ही पड़ जाएंगे ना। दूसरे दिन दूसरा तार पहुंचा कि उनका स्वर्गवास हो गया। आप रोते हुए बोले, दोनों बच्चों को क्या होगा, यानी उनके दोनों बच्चों का क्या होगा, अभी बहुत छोटे हैं, घर में 2 विधवाएं। उसके चौथे दिन आप बनारस चलने लगे तो मुझसे बोले, बिना वारंट की गिरफ्तारी हो रही है, तुम पहले की जेल गई हुई हो, शायद इस बार बिना वारंट के तुम पकड़ ली जाओ। मैं तुमसे ये इसलिए कह रहा हूँ कि जब तक मैं ना आ जाऊँ तब तक तुम घर से निकलना मत, और भी एक मुसीबत आ जाएगी। इन्होंने कहा, मैं हरगिज नहीं जाऊंगी। बनारस आने पर मुझे मालूम हुआ कि आपको देखकर उनकी दोनों भौजाइयां जब रोने लगी तो आप बोले, ना रो भाभी, तुम्हारे लिए मैं हूँ, मरे तो भैया हैं। बच्चों से कभी ना कहना कि तुम्हारे बाबू मर गए हैं। मैं अब तक 3 बच्चों का पिता था, अब 5 बच्चों का पिता हूँ। जो भी जरूरत पड़े फौरन मुझे खबर करना। फिर मैं अब यहाँ चला आने वाला हूँ। मैं इस काम क्रिया को बहुत कम पसंद करता हूँ। इसे मामूली ढंग से ही करना, और 100 रुपये बैग से निकाल कर उन्हें देते गए। बोले, मैं जा रहा हूँ, उनकी गिरफ्तारी का बहुत अंदेशा है। आज का लेख, काशी की एक घटना। आपका एक लेख आज में छपा, उस पर काशी के हिंदू नाराज हो गए। जहाँ हिंदू सभा का उस समय जोर था, कांग्रेसी भी हिंदू सभा का पक्ष लेते थे। कई वहां से आए और बोले, आपने जो लेख लिखा है ना, उससे काशी के हिंदू आपसे बहुत नाराज हैं। उन आने वालों में अधिकतर कांग्रेसी ही थे। बाबूजी जब अंदर आए तो मैं बोली, ये लोग क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं जी, वो लेख बड़ा सुंदर है, यही कह रहे हैं। मैं मारने की धमकी आखिर क्यों तुम्हें दे रहे हैं? ये सब हिंदू सभा वालों का काम है। ये सब तो कांग्रेसी थे, आजकल ये लोग भी उसी के पक्षपाती हैं। ऐसा लेख आप क्यों लिखते हैं? लोग दुश्मन बने, कभी गवर्नमेंट कभी पब्लिक, कोई ना कोई तुम्हारा दुश्मन रहता ही है। आप ढाई हड्डी के तो आदमी हैं। लेखक को पब्लिक और गवर्नमेंट अपना गुलाम ही समझती है। आखिर लेखक भी कोई चीज है कि नहीं? वो सभी की मर्जी के मुताबिक लिखे तो लेखक, ये कैसा लेखक? लेखक का भी तो अपना कुछ अस्तित्व है ना। गवर्नमेंट जेल में डालती है तो डाले, पब्लिक मारने की धमकी देती है तो दे, इससे लेखक डर जाएगा और क्या वो लिखना बंद कर देगा? मैं सब कुछ करे मगर अपनी जान का दुश्मन ना तैयार करे। आप बोले, लेखक जो कुछ लिखता है अपने कुरेदन से लिखता है। ये बात तो ठीक है, लेकिन रोज का झगड़ा ये ठीक नहीं है। ये दुनिया ही झगड़े की है। यहाँ घबरा कर भागने से काम नहीं चलता। यहाँ मैदान में तो डटे रहना पड़ता है। मैं वहाँ लोग कभी कांग्रेस कभी हिंदू, यही सब चलता है, तो मैं क्या कहूँ? वैसे ना होने से तो और भी बुरा होगा। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप बिना सिद्धांत के हो जाए। ये सब तो कह रहे हैं कि आप तो मुसलमान ही हो गए हैं, पर उनको क्या, आप मुसलमान नहीं ईसाई हो जाए। इन लोगों का भ्रम है। ये लोग कभी अपने हृदय का दरवाजा खुला ही नहीं रखते। मैं ही कहाँ तक इनको समझाऊं? देखती तो हो, इन लोगों को ये हर जगह अपना पैर ही पड़ा अड़ाने चले आते हैं, चाहे उसे समझो या ना समझो। तो उन्हें आपने समझाया क्या? समझता तो इंसान है ना, तब जब समझने की कोशिश करे। और तुम्हें क्यों चिंता होती जा रही है? दुश्मनों के बीच में रहकर क्या किसी को चिंता नहीं होती? मैं बिल्कुल निश्चित रहता हूँ, नहीं तो कुछ ही कर ना पाऊँ। मैं तो दिल से दोनों को मानता हूँ। कोई लेखक इस तरह की बातों पर ध्यान दे और डरे तो अपने विचार जनता को दे। वो जनता का नेतृत्व तब क्या खाक करेगा? जब जनता आपके विचारों को सुनेगी ही नहीं, पढ़ेगी ही नहीं, पढ़कर घृणा करेगी, तब आपके विचारों से क्या फायदा होगा? लेखक हर आदमी की बात कैसे सोच सकता है? वो तो जी हजूरी हुई। लेखक उसमें कहाँ रहा? लेखक किसी की परवाह किए बिना ही अपना ही विचार देगा, और हृदय से जनता उन विचारों को लेगी भी। और फिर जनता भीड़ भी तो है, जिसे मना उसी के सारे पर चलती रही। यह तो अच्छी बात नहीं। मेरी राय है, जनता स्वयं अपना भला बुरा निर्णय करे। यहाँ तो लोगों की लीडरी की पड़ी है, तब भला वे कैसा जनता के हित की बात सोचे? हिंदू मुसलमान की लड़ाई में तो ये अपनी लीडरी चमकाते हैं। मैं तो फिर इन्हें ठीक कैसे किया जाए? जब ईश्वर को मंजूर हुआ तो ये अपने झगड़े खत्म कर लेंगे और तभी हम स्वराज पाएंगे। इसके पहले क्या आशा? और वह स्वराज ही कैसा जिसमें हम दोनों लड़ते रहें। गांधी इस युग के सबसे बड़े पंडित हैं। उनका दिल दोनों के लिए बराबर है।
वह आदमियत पहले देखते हैं, जब आदमी आदमी ही ना रहा तो मजहब क्या और किसका। लेकिन गांधी तो सर्वप्रिय है ना, तुम जानती नहीं हो। उनको तो लोग गालियां तक देते हैं। खुद गांधी का लड़का मुसलमान हुआ और इस बात को लेकर कस्तूरीबाई ने रोना पीटना मचाया। उस पर गांधी जी ने खूब समझा और बराबर कहते रहे, भाई मजहब के कारण उसमें क्या नई बात हो गई। गांधी जी का व्यवहार सबके साथ तो बराबर है। उन्होंने मेहतर की लड़की को अपनी लड़की से भी ज्यादा प्रेम किया और अपनी थाली में खिलाया पिलाया पाला पोसा। क्या आप गांधी बनना चाहते हैं? गांधी भी तो आदमी ही है ना। कोशिश से सभी गांधी हो सकते हैं। उनमें शक्तियां हैं। पहले उनका जीवन बहुत ऊंचा नहीं था और तब लोग उन्हें महात्मा भी नहीं मानते थे। वे अपनी कोशिशों से महात्मा हुए। किसी ने उन्हें महात्मा नहीं बनाया। आप भी महात्मा बनने ही के कारण रोज झगड़ा खड़ा किए रहते हैं। क्या झगड़ों से ही लोग महात्मा होते हैं? मैं भी काम करता हूँ, गांधी जी भी काम करते हैं, उन पर भी मुसीबतें पड़ती हैं, पर उन्होंने कभी परवाह की? यही तो जीवन का सार है। गांधी जी बीमार पड़ते हैं तो सारे आदमी बौखला जाते हैं। यहाँ मरने पर भी कोई सांस नहीं लेने वाला। अरे उनका कारण ये है कि हमारा दायरा छोटा है। गांधी जी सारी दुनिया के आदमी, इसलिए सभी उन्हें प्रेम करते हैं। तो आप भी अपना घर छोड़ बार कर महात्मा जी बन जाइए। मैं अगर घर बार छोड़कर पब्लिक का आदमी हो जाऊं तो रोने के दिन आ जाए तो क्या बुरा है। अभी आप रात रात भर कलम चलाते रहते ही हैं। कलम चलाना तो मजदूरी का काम है, ना चलाऊं तो क्या खाक। महात्मा गांधी भी तो खाता महात्मा गांधी भी तो खाना ही पाते हैं। यहाँ किसने हाथी घोड़ा रख लिया है क्या? मेरी समझ में वो सबसे अच्छा है। वो कोशिश मेरी यही है। स्त्रियों की आज़ादी पर आप क्या विचार रखते हैं? मैं दोनों में समानता चाहता हूँ। समानता का आंदोलन आप क्यों नहीं करते? मैं उन तत्वों को साहित्य में भरना चाहता हूँ। जनता क्या वो पढ़ती है? इसके माने ये थोड़ी ही है कि जनता की अशिक्षा के कारण मैं साहित्य में रंग न भरूं। धीरे धीरे सभी अपनी रास्ते पे आ ही जाएंगे। तुम्हें मालूम है, रूस का वर्तमान दशा का चित्रण 200 वर्ष पहले वहां के लेखकों ने किया था। तब तक तो मैं देख भी नहीं पाऊंगी। तुम तत्काल फल चाहती हो। बहुत संभव है कि हम देख लें। इधर 25 वर्षों में ही जमाना बहुत आगे निकल गया है। समाज तो ज्यों का त्यों है। तुम कैसे कहती हो कि समाज वैसे ही है? तुम्हारी अम्मा के भी ख्याल जेल में जाने को आया था क्या कभी? तुम क्यों जेल पहुंच गई? तुम्हें क्या 20,000 स्त्रियां जेल गई है? और फिर कैसे समाज आगे बढ़ता है? मैं देखता हूँ स्त्रियों में काफी हलचल है। ये समाज के शुभ लक्षण नहीं दिखते। अभी तो बहुत पुरुष स्त्रियों को पर्दे में रखना उचित समझते हैं। बहुत दिनों की आदत एक दिन में कैसे छूट जाएगी? हमारी जनता अधिक तादाद में देहातों में रहती है। उनमें तो वही सब पुरानी बातें हैं। उनको हटाना तुम ही लोगों का काम है। हम हुए ही कितने। छोटी सी चिंगारी जंगल को खाक कर देती है। जब जब जिस किसी देश की तरक्की हुई है ना, तो कुछ ही लोगों के हाथों में। यहाँ भी जो कुछ सुधार हो रहा है थोड़े ही आदमी करेंगे। अभी तो गांव वाले हम लोगों को जब कांग्रेस का चंदा मांगने आते हैं तो गालियां देते हैं। वे देहात को ही नहीं, शहर को भी वही कहते हैं। जनता को उठाने वाले जब मिट जाते हैं तभी वो सम्मान पाते। इससे तुम्हें गाली देती हैं तो बुरा क्यों लगता है? तारीफ तो तब है जब तुम लोग उन गालियों को प्यार की बातें समझाओ और उन्हें में मिल जाने की कोशिश करो। आप चंदा मांग सकते हैं। मैंने कोशिश जरूर की है, पर भाई मैं तो असफल रहा। हम लोग 10-10 हजार रुपए महावर चंदा लाए हैं। आपकी उन दोनों कापियों का चंदा मैंने ही उगाया था। इसमें क्या सच? सदा स्त्रियां अपने काम में सफल ही नहीं, वे दूसरों पर अपना प्रभाव डाल सकती हैं। बहुत से पुरुष भी हैं जिन्हें लाखों चंदा मिला है। वे मंगाना जानते, मांगना जानते, और ये बहुत अच्छा फन है। मैं देखता हूँ तुम रोजाना भाषण कर लेती हो, पर मैं तो भाषण नहीं दे पाता। भाषण क्या देती हूँ, अपना गला छुड़ाती हूँ। अपना काम तो निकाल लेती हूँ ना। ये अक्टूबर 1932 के प्रसंग है धनतेरस का। हम लोग बेनिए पढ़ते, 3 दिन वाली दिवाली थी। धनतेरस थी, जागरण निकल रहा था। जागरण संपादन में इतने व्यस्त थे कि उन्हें दिवाली की खबर तक नहीं थी। तेरस के दिन कोई 3 ही बजे प्रेस से लौटे। बोले परसों शायद दिवाली है। बोले आपको आज मालूम हो रहा है? आप बोले आज बाजार की दुकानें सजी हैं। तेरस होने की वजह से सब लोग अपने अपने घरों की सफाई करवा रहे हैं। क्या तुम्हारा घर वैसे ही पड़ा रहेगा? मैं बोली आपको जागरण और हंस से छुट्टी मिले तब तो कोई दूसरा काम होगा। आप हंसते हुए बोले क्या तुम मुझ पर नाराज हो गई? मैं ऐसे भूल गया कि कुछ पूछो मत। मुझे तो बिल्कुल याद ही नहीं रहा। ऊपर से तुम रूठी हुई हो। वाह। मैं बोली तुम्हें रूठने की परवाह ही क्या? मैंने कई दिन पहले ही आपसे कहा था कि दिवाली आ गई है। तब आपने कहा था मुझे फुर्सत ही नहीं है, बस जागरण जल्दी निकालना है। उस दिन से फिर मुझे बिल्कुल ही स्मरण नहीं हुआ। तुम भी चुप्पी लगा कर बैठी रही। मैं बोली मैं आपसे कह चुकी थी, फिर क्या कहती हो? आप बोले काम में पड़ जाने से मुझे बांध नहीं रहा। आज बाजार सजी देखकर ख्याल हुआ कि धनतेरस होगी। बड़ी गलती हुई, मकान की सफाई हो जानी चाहिए थी। अच्छा तो अब क्यों देर करती हो?
तुम रुपए दे दो, मैं चूना वगैरह तो मंगवा लूँ, मकान ही कौन बहुत दूर है, सब मकान पर मंगवा कर इसी वक्त चले जाएंगे। आज के दिन कोई नया बर्तन मंगवा लो। तुम रुपए दे दो, मैं सामान ला दूंगा, तुम तैयार हो, मैं कल लेता आऊँगा, चली चलना। काफ़ी मजदूर कर लेंगे, एक दिन में सब हो जाएगा। शाम को अपने घर में आराम से दिवाली मनाना, नहीं तो दूसरे के मकान से रोशनी करोगी। मैं बोली, एक रात दिन में आप क्या क्या कर लेंगे? आप बोले, नहीं जी, क्या कहती हो, सब होगा। तुम सब सामान तो मंगवा लो, अब देर ना करो, शाम हो रही है। तब जल्दी में कुछ नहीं हो पाएगा। हम दोनों में बातें ही हो रही थी कि मेरी बहन का लड़का भी आ गया। वो काशी विश्वविद्यालय में पढ़ता था। जब उसे सुना कि घर जाने की तैयारी हो रही तो बोला, ठीक है तो मौसी चीज़ों का नाम लिखवा दो, मैं और धुनू सामान खरीद कर आते हैं। आप हंसकर बोले, चलो ये भी मेरी राय के ठहरे। अच्छा आप तुम लोग जल्दी करो, उसे सामान नोट करवाओ। मैंने उसे सामान लिखवाया, आप एक कल लेने गए। हम लोग दिन रहे गांव पहुंच गए। दोनों लड़के बाजार चले गए। मैं अपने मकान को खोलकर उसकी सफाई कराने लगा। सुबह 15-16 मजदूर काम करने के लिए बुलवाए गए। रात को जब लड़के चूना लेकर आए तो उस पानी में डाल दिया गया। सुबह ही घर की सफेदी हो गई। कुछ लोग दरवाजे और खिड़कियों को रंग लिए। ये सुबह से दिन भर मजदूरों के साथ काम करते रहे। मकान के बहुत हिस्से से रंगे वगैरह लगा दिए गए। शाम को बच्चों के साथ वे दिए चुनने लगे। जब रोशनी कर चुके तब दरवाजों पर बहुत से काश्तकार और दूसरे लोग आकर बैठ गए। तब आप दिवाली त्योहार मनाने का महत्व लोगों को समझाने लगे। इसके मनाने के कायदे क्या है, इस तरह की बहुत सी बातें लोगों को उन्हीं की भाषा में आप बता रहे थे कि इस तरह के उत्साह को आप मामूली कहेंगे। वह दिन मेरे लिए कितना सुख और सौभाग्य के थे। मैं घरवाली थी, भागवती थी, मेरे पास सब कुछ था। उनके चले जाने से चीज़ें तो सब कुछ है, पर वे हैं नहीं, इसलिए मेरे लिए अब कुछ भी नहीं रहा। जब मेरे वे ही नहीं रहे तब और क्या कहूँ, बाकी मेरे लिए हो ही क्या सकता है। इन सब बातों को सोचते सोचते दिल से एक आह निकलती है। जब उन्हें दौड़ दौड़ कर चिराग रखते देखते थे तब मुझे हंसी आती थी। ये बच्चों की तरह दौड़ रहे होते थे। मैं बोली, आज तो आप ऐसे लग रहे हैं कि आप में बच्चों से भी ज़्यादा उत्साह नजर आ रहा है। आप बोले, आजकल के लड़कों में वैसा उत्साह कहाँ? मैं बोली, आजकल के लड़के क्या दिवाली और होली मनाने के लिए लिखते और पढ़ते हैं? वे लोग सोचते होंगे इसमें रखा ही क्या है। आप बोले, कुछ नहीं जी, आजकल के लौंडे में उत्साह नहीं है। त्योहार व खुशी के मौक़ों पर खुश होना जीवन के लक्षण है। जिसमें जितना ही जीवन रहता वो उतना ही खुश रहता है। ऐन होली के पहले गांव आ जाते। सन वही बता रहे हैं कि 1932 और 33 का दौर है। होली के एक दिन पहले जा खाना खा पी चुके और पकवान भी बन चुका था। आप बोले, चलो कल गाँव ना हुआ है। मैं बोली, पहले से तो आपने कहा नहीं। अब कल सुबह होली है, कहाँ पे चल पाएंगे, अब इतना समय ही कहाँ है। आप बोले, उसमें हर्जी क्या है, सामान बनाने के लिए तो यहीं से जाता है। अब गया तो और भी अच्छा है, गांव में बड़ा अच्छा रहेगा। देखा बेटी बीमार थी, अच्छी हो गई, बच्चा भी अच्छा हो गया। चलो एक काम करो, गांव चले, वहीं सुबह एक आध इक्का बुलवा लेंगे, सब आराम से पहुंच जाएंगे। घर जब पास में ही है तब बाहर होली क्यों मनाए। आदमी दूर दूर से अपने घर पर त्योहार करने आता है। मैं बोली, ऐन होली के दिन रास्ते भर बड़ी परेशानी होगी। आप बोली, तो क्या रंग से डरती हो? मैं बोली, खाली रंग ही थोड़ी है, अरे गालियां भी तो बकेंगे। आप बोले, 1 घंटे के लिए पर्दा कर लेना। मैं बोली, इसके माने ये कि चला ज़रूर जाएगा। खैर मैं राज़ी हो गई। सुबह उस दिन आप 5 ही बजे उठे और खाने से लौटकर हाथ मुँह धोकर अब सीधे जाकर एक्का बुला लाए। मुझसे बोले, सब सामान तो रख ही लियो ना। मैं बोली, अभी तो बिस्तर बांधना बाकी है। मुझे बिस्तर बांधते हुए देखकर बोले, हटो मैं बांध लेता हूँ। मैं बोली, क्यों? आप बोले, जरा जरा से तो हाथ है। मैंने कहा, आप हाँ के कौन, बहुत से लंबे हाथ हैं। उन्होंने मेरे हाथ से बिस्तर छीनकर खुद बांधा। बिस्तर बांधकर एक के बाले को बुला लाया। घर में ताला लगवाने लगे। होली का दिन था, सब सामान आ गया था। 8 बजे के पहले हम लोग मकान पहुंच गए। मैं उधर खाना पकवाने लगी। आप दरवाजे पर बैठकर रात को भौरों का नाच होने के लिए इंतजाम कर रहे थे। शाम को मैंने देखा गांव भर के काश्तकार आदि सभी दरवाजे पर जमा है। लोगों ने जुटकर भौरों का नाच देखा। लोगों के लिए भांग वगैरह का भी प्रबंध किया गया था। ऐसा उत्साह छाया था कि क्या कहूँ। बेटी के बच्चों को गोद में लिए इधर उधर टहल रहे थे। अंदर आकर बोले, तुम क्यों नहीं देखती हो, सच कहता हूँ बड़ी अच्छी नकल कर रहा है। मैं बोली, तबीयत ही नहीं कहती तो क्या करूँ। आप बोले, सारे गांव की स्त्रियां तो आकर तुम्हारे दरवाजे पर देख रही हैं और तुम्हें अच्छा ही नहीं लगता। जब उनका हट नहीं टला तो मजबूरन मुझे जाना पड़ा। रंग से लथपथ बच्चा का भी चेहरा अबीर से भरा था। मैंने कहा, लड़के को भी रंग से सराबोर कर दिया है। आप हंसते हुए बोले, होली की यही तो बहार है, दिन भर इसी तरह लगा रहा, रात को भी 12 बज गए। वो जीवन ही क्या था, यही बार बार मुझे सोच में आता है। अब तो जैसे रात ही रात है जो कटने में ही नहीं आती। ना तो अब वो समय रह गया ना वो उसका। हाँ, आनंद के वही अनुभव कुछ कुछ स्मरण है, उन्हीं को सोचती हूँ, दिन रात काट देती हूँ। आनंद अब कहाँ लौटेगा। हृदय की तड़पन बढ़ जाती है। वही तड़पन एक अपनी अस्थायी चीज है जिसको शायद ईश्वर भी छीन नहीं सकता।
प्रेस में हड़ताल के प्रसंग पर बात करती हैं। 1933 का दौर है। मेरे प्रेस में हड़ताल हो गई थी। आप वहाँ से आए और सुस्त से बैठे रहे। मैं उन्हें उदास देकर पूछ बैठी कि आपकी तबीयत कैसी है। आप बोले तबीयत तो बहुत अच्छी है। मैं बोली तो उदास क्यों है। आप बोले इस प्रेस के कारण मुझे बड़ी परेशानी रहती है। मैं बोली क्या है बताओ ना। क्या बताऊँ, मैनेजर और मजदूरों में पटती ही नहीं है। वे काम ठीक से ना करते होंगे। मैनेजर बेचारा क्या करे। भाई मैनेजर भी तो अपने को खुदा से कम नहीं समझता ना। खुदा क्यों समझेगा अपने को। अगर ठीक ठीक काम ना कराए तो आप भी उस पर बिगड़ेंगे ना। जरा सी बात पर तो लोगों को गैर हाजिर करते हैं, पैसे भी काटते हैं। तो फिर उसका क्या ही दोष। नहीं, मैनेजर की सब शरारतें। कभी घड़ी को सुस्त कर देता है, कभी तेज। मैंने एकांत में भी 20 बार समझा दिया कि बाबा ऐसा मत किया कर, पर माने तब ना। फिर प्रेस में तो तरह तरह के घाटे हैं। क्या इन्हीं मजदूरों के बल पर घाटे पूरे होंगे। हम लोगों को तो ज्यादा रुपए मिलते पर खर्चे भर का पूरा भी नहीं पड़ता, तब गरीबों को कैसे पूरा पड़ेगा। पैसों की मुसीबत तो उन लोगों के सिर पर है ना। इन लोगों की तनख्वाह तब नहीं कटती जब ये लोग हफ्तों गायब रहते हैं। तब क्यों मजदूरों की तनख्वाह 4 मिनट देर से आए तो कट जाती है। जरा भी गलती हुई कि चट निकाल कर दूसरे को बुला लिया। हमारे यहाँ पढ़ा लिखा समाज सबसे ज्यादा खुदगर्ज हो गया है। एक के पीछे आप सारे समाज को बदनाम कर रहे हैं। मेरा कहना तुम सच मानो तो आप फिर अपने को दोष दीजिए ना। मैनेजर को क्यों दोषी ठहराते हैं। आप बोले मैं तो कभी नहीं अपने छोटों से लड़ता। हर जगह यही अत्याचार है। अगर ये अपने से छोटों को बराबर का समझ लें तो झगड़ा हड़ताल सब कुछ कम हो जाए। हरकतों से तो इनकी हड़ताल हो पर बदनामी और हार मेरी हो। अब जब तक हड़ताल खत्म ना होगी तब तक सारा काम रुका रहेगा। तबीयत उधर लगी रहती है, काम के खाक होगा। मैं बोली आपकी तरह मैनेजर भी बैठा रहेगा। ये मजदूरें भी किसी से कम थोड़ी ही हैं, सबके सब वैसे ही बैठे रहेंगे। आप बोले नहीं जी, ये मजदूरों से बढ़कर हैं। देखता हूँ बराबर नुकसान हो रहा है पर बोलता नहीं हूँ। काम लेने के ढंग भी तो होते हैं। तो आप ही ना मैनेजरी कर लो। मेरे कहने का ये मतलब थोड़ी है कि ये लोग बैठे रहते हैं, पर काम ठीक ढंग से होना चाहिए ना। मैंने कब कहा कि आप प्रेस खोले। सब रुपया लगा दिया गया पर लाभ नहीं नजर आता। उस पर भी रात दिन की खिचखिच, सारी बाहर की आमदनी भी इसी में लग जा रही है। मेरे भाग्य की बात तुम थोड़ी ही मेट सकती हो। यो तुम एक पाई किसी को देने से रही, इसी बहाने 10-20 की रोजी तो चलती है। मैं बोली खूब, प्राण भैण ही खुश हो। तब आप नाहक ही क्यों चीखते हैं। मैं चीखता तो इसलिए कि आखिर अब वे मजदूर कैसे रहेंगे। आपसे क्या मतलब, वे रह लेंगे। अरे क्यों नहीं, अफसोस करने की बात तो है ही ना। आप बोले सुबह से हड़ताल कर दी, उन्हीं को थोड़े ही कष्ट होगा। एक एक के पीछे 10-10 आदमी है, सब भुगतेंगे। मैं बोली तो क्या सबका दुख आप अपने ही सिर मढ़ लेंगे। अगर ऐसा ही था तो आप उन्हें बुलाकर कुछ समझा देते। अभी उनके सिर पर भूत सवार है, वे किसी की नहीं सुनेंगे। वे खुद संभल जाएंगे, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे इस मैनेजर के ऊपर क्रोध आ रहा है। ये क्यों ऐसी दुष्टता करता है। अगर मैं खुद मजदूरों से बात करूं तो इसका भी तो अपमान होगा। तो इसका कोई इलाज कीजिए। आप बोले क्या करूं। अच्छा हाथ मुंह धोइए, पानी लीजिए। अरे मैं तो आज कुछ लाया भी नहीं, झोला भी प्रेस में ही भूल गया। सब कुछ घर में है। मैं टहलता टहलता चला जाऊँ, सामान लेकर आता हूँ, घूमना भी हो जाएगा। मैं बोली कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। पहले मैं जिन कामों की आलोचना करती थी उन्हीं कामों से मुझे अब प्रेम हो गया है। वो बहुत ऊंचे हृदय के आदमी थे। यहाँ तक कि उन मजदूरों को भी वे अपने समान ही समझते थे। सबकी तकलीफों का ध्यान रखना। वे अक्सर अपने को मजदूर कहते। इंसान और हैवान में इतना ही फर्क है। मैं उनकी बातों का उद्देश्य अब समझ पा रही हूँ। जैसी हालात जमाने की होने वाली थी सब आपने पहले ही समझ रखी थी। क्या ये मेरे लिए कम दर्द की बात है कि मेरे दिल में बार बार यही उठता है कि वे कोई संत ही तो थे। 1932 के दौर के बारे में बताती हैं कि जेठ का महीना था, गर्मी जोरों से पड़ रही थी। उस साल गर्मी शायद तेज थी। मैं गर्मी से बेचैन रुमाल को गीला कर सिर में लपेट कर लेटी थी। आप बाहर से आए, मुझे पड़ी देखकर बोले कैसी तबीयत है। मैं बोली तबीयत को क्या हुआ, अलबत्ता गर्मी बहुत तेज है। आप बोले हाँ आजकल ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। मैं तुमसे कहता तो हूँ पहाड़ पर हूँ, इंतजाम कर दो, 2 महीने रहना फिर चले आना। मैं बोली आप चलेंगे। मैं कैसे चल सकता हूँ, मेरे चलने पर आमदनी की राह बंद हो जाएगी ना। आप वहाँ भी इसी तरह का काम कीजिएगा। काम में तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, शायद वहाँ ज़्यादा भी काम आप कर पाएँ। आप चले तो मैं चलूँ। आप बोले काम के लिए पूछता कौन है। काम करने के लिए काम भी तो होना चाहिए। बच्चों को लेकर तुम जा सकती हो। क्या सबसे ज़्यादा रईसी मुझी को चाहिए क्या। ये सब अमीरों के नखरे हैं, गरीबों का शिमला और मसूरी अपना ठंडा घर ही है। तुम तो एक जिद पकड़ लेती हो। इस जगह तो 2 ही आदमी हैं, मैं और आप। इसमें कौन फैसला करे कि कौन जिद करता है, मैं कि आप। तुम मेरा कहना मान जाओ, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। तब तौलिया और रुमाल भिगो भिगो कर सिर पर रख लो। मुझ जैसों की तादीर बड़ी है।
आप कहते क्या हैं? मैं अपनी गिनती उनमें क्या करूं जो थोड़े से हैं। क्या वे महान आत्मा नहीं थे? खुद तपकर दूसरों को ठंडक पहुंचाने के लिए उनका प्रयास। आपने पढ़ा ही है, उन्होंने कर्तव्य और परिस्थितियों के सामने हमेशा ही सिर झुकाया, फिर भी कभी उन विषयों पर गिला का एक भी शब्द नहीं निकाला। न चेहरे पर कभी सिकन आई, बल्कि सीना खोलकर उन्होंने बाहें फैलाकर उस पर विजय पाने की कोशिश की। क्या एक महात्मा के लक्षण नहीं है? 1933 के दौर की बात बता रही हैं कि शाही सभा की एक मीटिंग थी दिल्ली में। उसी में आप जाने वाले थे। शाम को 4 बजे प्रेस से आए और बोले, सुनो आज ही 5 बजे हमको ट्रेन से दिल्ली जाना पड़ेगा, मेरा बिस्तर बंधवा कर रख देना। मैं बोली, ऐसी जल्दी क्या पड़ गई? फिर बेटी जाने वाली है। आपने कहा, अभी तो वो ठहरेगी ना। मैं बोली, तो बोलो क्या काम है? वो जेनिन का खत आया था। अच्छा, आप कब तक लौटिएगा? 3-4 रोज तो लग ही जाएंगे, फिर मैं पहली ही बार तो दिल्ली जा रहा हूँ। अगर आप ना जाए तो क्या हर्ज है? नहीं, वो जेनिन को बड़ा दुख होगा। मैंने तैयारी कर दी, आप गए 3-4 दिन के लिए कह के गए थे, पर लौटे 7वें दिन। मैं परेशान, क्योंकि कहीं रुकने का उनका स्वभाव ही नहीं था। बार बार मुझे यही ख्याल था कि वे बीमार तो नहीं पड़ गए। मैंने प्रेस के मैनेजर को बुलाकर कहा कि तार दे दो। मैनेजर बोला, आप घबराती क्यों हो, कल आ जाएंगे। मैंने सोचा पहली बार गए, देर हो गई होगी। तार मैंने नहीं दिलाया, मगर मेरी चिंता बढ़ती ही जा रही थी। जब आप 7वें दिन आए तो मैं क्रोध से बोली, आपको कुछ भी ख्याल नहीं रहता? आप ये सोचने की तकलीफ क्यों नहीं करते कि आखिर घर वाले क्या कहेंगे? 4 दिन के लिए गए, लौटे इतने दिन बाद। आप बोले, पहले बैठकर मेरी राम कहानी तो सुन लो, तब तुमको मालूम होगा कि मैं क्यों नहीं वादे पर आया। और अगर तुम मेरी जगह पर होती तो तुम भी वहीं रहती। रात दिन आप कहानी लिखते हैं, एक और सही। तब आप बोले, ये तुम्हारा ख्याल गलत है। क्या मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं रहता? ये तो देख ही रही हो। पहले मेरी बातें सुनो तब बोलो। मैं बोली, अच्छा सुना दो। मेरा हाथ पकड़कर बैठाते हुए बोले, मैं यहाँ से चलकर आराम से जनीन के यहाँ पहुंचा। मेरे जाने के पहले ही वहाँ पे पंडित सुंदरलाल जी भी वहाँ पहुँच गए। जिस दिन मैं गया उसी दिन शाम को मीटिंग थी। 3 दिन तक उसी में लगा रहा। एक पंजाबी सज्जन का आग्रह कि आप मेरे यहाँ चले। मुझे से मिलने वे 2 बार लखनऊ आए थे और एक बार बनारस भी आए थे। वे बेचारे मेरे लिए व्यग्र थे और जब मैं मिल गया तो फिर लगे मुझे ठहराने। मैं जितना ही निकलने की कोशिश करने लगा उतना ही उलाहना। वे अकेले ही नहीं मिलना चाहते थे, उनकी बीवी भी मिलना चाहती थी। मैंने बहुत चाहा कि भाग निकलूं, पर भागना मुश्किल हो गया। मैं उनके यहाँ चलने को राजी हो गया। उस बेचारी को कैसे निराश करता। मैं उनके लिए रुक गया। उसके बाद जो चाहो तुम सजा दे लो, अपराधी तुम्हारे सामने। उनका क्या नाम था, क्या बताऊं? मैं तो पहली बार ही उनसे मिला। उनका कहना था कि मेरी मंत्र नाम की कहानी पढ़कर उन्हें अपने काम में जी जान से लगने की प्रेरणा मिली। तभी से वो मुझे ढूंढ रहे थे। जब मिल गया तो कैसे छोड़ते? मेरे ही कारण उन्होंने सारी मीटिंग की दावत की। मैं बोली, तो फिर आपको तो मजा था। मैं अलबत्ता यहाँ परेशान थी। मैं सोचती थी कि आप बीमार हुए। परसों मैं तार देने को थी। मैनेजर कुछ हिचकिचाया, मैं भी रह गई। जाते बेवकूफ़ भी बनी। मैं खूब सोच रहा था कि तुम परेशान होगी। अब तुम ही बताओ, इसमें मेरा क्या कसूर? मेरा क्रोध शांत हो चुका था। मैं बोली, ठीक है, आपका क्या दोष? सच कहता हूँ, वे जैसे मेरे लिए पागल हो रहे थे। मेरे पास आने की उन्हें हिम्मत तक ना होती थी। मीटिंग में किसी तरह 1 मिनट का समय मांगकर उस भले आदमी ने अपनी बातें कहकर सब पर इसका निर्णय करना छोड़ दिया। मैं विवश था, करता ही क्या। मेरी रहने की जरा भी इच्छा नहीं थी, मगर उसके प्रेम के आगे अपना सिर झुका देना पड़ा। किस पर खाट पर पड़ी उसकी बीमार पत्नी, उसे भी दुख होता। लेखकों की बीवियों पर सबसे ज्यादा आफत आती है। उनके घर के आदमी भी पूरे के पूरे उनके नहीं होते। यही आफत हमेशा लगी रहती है। मैंने सब बातें तुमसे बता दी। मुझे तो खुद अपना काम करने में बड़ा रस आता है। आप बोले, आइंदा ऐसी देर ना करना। नहीं होगी। अच्छा तो तब हो कि तुम साथ में चला करो। ना घर में रहोगे, ना परेशानी होगी, ना मुझे तुम्हारी कोई फिक्र होगी, ना तुम्हें हमारी कोई चिंता। अच्छा, और बच्चों का क्या होगा? तुम नई नई बेड़ियां डालती रहो तो कैसे शांति रहेगी? मैं हर तरह परेशान ही रहती हूँ। एक दिन वह भी था जब मेरे पतिदेव मेरे सामने मुजरिम होकर खड़े होते, इसलिए कि वे महज 7 दिन हमसे अलग थे। मैं भी रूठ कर बैठ जाती कि मुझे छोड़कर ये अलग क्यों रहे। परेशानी भी होती। मैं दिन रात ये सोचती कि आखिर होंगे कैसे। वही अब मैं हूँ। अब ना कभी घबराती हूँ, ना कभी चिंतित होती हूँ, और ना तार ही दिलाती हूँ, ना खबर ही पहुँचवाती हूँ, और न उन्हें मेरी चिंता ही होगी। आखिर वे तो प्रेम के आगे सिर झुकाते थे। प्रेम निभाना भी उन्हें आता ही था। फिर मुझसे क्यों उन्होंने मुंह मोड़ लिया? मैं जरूर अंधी थी, साथ ही पागल भी, क्योंकि मैं उनको पहचान न पाई। इसमें जरूर कोई न कोई तथ्य। शायद ईश्वर भी अपने असली रूप में अपने भक्तों से नहीं मिलता। तभी तो वह सबके थे, अब तो वह किसी की भी नहीं है। इन्हीं विचारों में मैं रात दिन डूबती उतराती रहती हूँ, मगर मुझे शांति नहीं मिलती। जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक शायद मेरा जीवन खाली ही रहेगा। मेरी यही स्थिति रहेगी।
यहाँ पे प्रिय पत्र करके संबोधन में बनारस से पत्र लिखा गया। मई 1933। प्रिय रानी, तुम्हारा पत्र मिला। आज ही दशरथ लाल का भी पत्र मिला है। मैंने बेटी को बुलाने के लिए पहले ही लिखा था और खूब भी लिखता हूँ। अगर तुम बेटी को ला सकती हो तो लाओ, मगर ये खूब सोच लो कि बेटी बीमार है। इतनी लंबी यात्रा, जगह जगह उतार चढ़ाव, इसका इंतजाम क्या करोगी? हाँ, तुमने ये कैसे समझ लिया कि बनारस आने पर बेटी का सारा रोग दूर ही हो जाएगा? बनारस तो दवा के लिए कोई मशहूर जगह तो है नहीं। यहाँ दो चार होम्योपैथी डॉक्टर जरूर है, मगर उस तरह के डॉक्टर तो सागर में भी कितने ही होंगे। अगर लखनऊ चलकर दवा कराने का इरादा हो तब तो ठीक है, लेकिन यात्रा की बात है। अगर सफर में बेटी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो क्या होगा? तब उस समय कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी और कितना दुख होगा। इसलिए मेरे विचार में जो दवा हो रही है होने दो। अच्छा इलाज काशी में भी नहीं हो सकेगा, इसलिए जरूरत है कि वो सागर में रहे। यह समझ लो कि यह प्रसूति ज्वर है, यह मुश्किल से जाएगा। ये कोई दूसरा ईश्वर भी नहीं है यहाँ पे। जब हम मजबूर हो जाते तब सब भाग पर छोड़ देते। यहाँ गर्मी भी बेहद है। यहाँ की जलवायु से सागर की जलवायु भी मेरे ख्याल से ज़्यादा ही अच्छी है। इसलिए घबराने से काम तो नहीं चलेगा। भाग पर सब छोड़ दो। ऐसी हालात में जबकि बीमारी ज्यों की त्यों है, आगे नहीं बढ़ी, इसलिए उसके अच्छे हो जाने की काफ़ी उम्मीद है। फिर उन लोगों को यहाँ लाने में उन्हें दुख भी तो होगा, जबकि उसका रोग घट रहा है। अच्छा, अब यहाँ का हाल सुनो। राम किशोर आए और दुल्हन को ले गए। कारण यह है कि दुल्हन को यहाँ चक्कर आने लगे थे। उसी के हाथ शीला भी आई और चली गई। घर में इस समय हम 3 आदमी हैं। मुझे 10 आ रहे हैं। मैं दही और चावल खा के रह रहा हूँ। धुन्नू कभी अपने लोगों के लिए खिचड़ी पका लेता, कभी रोटी। बहन ससुराल गई है। छोटी भाभी अपने मायके। महाराजिन अभी तक कोई मिली नहीं। छोटा के बाल बच्चे आए थे, मगर 1 घंटा रहने के बाद लम्हे ही चले गए। फिर उनसे किसी तरह की आशा ही कैसी। वे दुख में साथ देने वाले नहीं हैं। आजकल धुन्नू की माँ का कान भी खराब हो रहा है। वो रोजाना डॉक्टर के यहाँ दवा लेने जाती है। सबको मेरा यथोचित कहना, और सब कुशल है। तुम्हारा धनपत राय। शारदा बिल के बारे में यहाँ पे बातचीत की गई है कि स्त्रियों के प्रति उनके विचार क्या थे। इन बातों का पता तो पाठक ऊपर की घटनाओं में पा गए होंगे। आज के 7-8 बरस पहले आपने जागरण में एक लेख द्वारा विलास शारदा के समानाधिकार के प्रस्ताव पर बधाई दी थी और लिखा भी था कि मैं आपको दिल से बधाई देता हूँ। स्त्रियां आपको हमेशा कृतज्ञ समझेंगी, आपके प्रति कृतज्ञ रहेंगी, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर जिस संपत्ति को जोड़ते हैं, पति के मर जाने के बाद उन्हीं के गोद के बच्चे उनसे मुंह छिपाते हैं। आपका यह प्रस्ताव जिस दिन पास होगा, करोड़ों महिलाएं आपको हृदय से आशीर्वाद देंगी और आपकी सदैव कृतज्ञ रहेंगी। उन्हीं के साथ मैं भी आपका कृतज्ञ हूँ। क्या हिंदू लॉ में स्त्रियां चीज समझी गई हैं? क्या जो भी कूड़ा करकट की तरह उन्हें निकाल कर बाहर लिया जाता है? भगवान जाने ये कानून क्यों और किन के लिए बना था। मुझे तो आशा है कि कोई भी विचारवान व्यक्ति इस प्रस्ताव पर असहमति न प्रकट करे। मैंने भी उसे पढ़ा और उन्हें बधाई दी। आप बोले मुझे बधाई क्यों दे रही हो? बधाई तो हर विलास जी को मिलनी चाहिए। आपने समर्थन किया इसलिए आपको भी बधाई। जब सब लोग खाना खाकर सो रहे हैं तब जागरण में जो पढ़ा था उसी पर मैं बातें करने लगी। मैं बोली, आपने तो शारदा साहब की खूब तारीफ की। बोले, नहीं तो स्त्रियों के लिए उनकी इस प्रयत्न पर मुझे खुशी हुई। लिख दिया। तुम्हें बताओ, इन देवियों पर किसी नेता या विद्वान को रहम आया क्या? मनु ने तो लिखा है। लिखने से क्या, आज का कानून आज के लिए लागू है। गवर्नमेंट तो नहीं चाहती, तब कानून बनाने से भी कोई नहीं मानेगा। तुम गलत कह रहे हो। कानून का डंडा बड़ा मजबूत होता है, उसके सामने सभी सिर झुका देते हैं, तब मानने ना मानने का सवाल रह ही नहीं जाता। आज अगर ये कानून पास हो गया तो बड़ा ही उपकार होगा। जो चीज़ धर्म पर छोड़ी जाती है वो मुर्दा है, उसका होना ना होना दोनों ही बराबर है। मैं बोली, दुनिया में कर क्या हर बेटे नालायक ही होते हैं? आप बोले, नालायकों को दुरुस्त करने के लिए ही तो ऐसा होना चाहिए। इन पोपपंथियों के मारे ऐसा हो जाए तब ना। मैं बोली, आपने तो अपनी ओर से पास ही कर दिया है। तुम लोगों को तो सबसे ज़्यादा बधाई देनी चाहिए थी। मैं बोली, मनुस्मृतिकार ने तो पहले ही लिख दिया। आप बोली, वो बहुत दिन की बात है। उसे धर्म ग्रंथ मानने पर उसकी बात पर अमल नहीं करेंगे। मैं बोली, लेकिन क्या सभी बच्चे ऐसे ही होते हैं जो ऐसा व्यवहार कर सकते हैं? अगर सब ऐसा करें तो क्या करोगी? तुम्हारे पिताजी क्या छोड़ कर गए थे? और अपनी माँ भी नहीं, सौतेली थी, फिर भी वह किस तरह शासन करती थी, क्या आप भूल गए? आप बोले, मुझे छोड़ दो, तुम अपने ही बच्चों को देख लो। यदि भी तुम्हारा शासन उन्हीं लोगों की भलाई के लिए होता है, फिर भी वे तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं देते। मुझे उन लोगों पर क्रोध आता है। मैंने कई बार तुमसे कहा है कि जब वे तुम्हारा कहना नहीं मानते तब क्यों उन पर हट करती हो? माताओं को उन्हीं का सहारा तो रहा। बुरी बात है। तुमको याद होगा, मैंने एक कहानी बेटों वाली विधवा लिखा। वो कल्पित नहीं था, सच्ची घटना के आधार पे था। तुम उसे जरा पढ़ना, हो सकता है कि तुमने पढ़ी भी हो।
मैं झेपती हुई बोली, भाड़ में जाए होगा, मैं बच्चों के साथ थोड़ी ही ब्याही गई हूँ। तुम्हारा भी ये कहना है कि मैं तुमसे ब्याही गई हूँ, ना कि बच्चों से। आपने हंसकर कहा, अब कुछ फीस दो, तुम्हें मैंने कितनी बात बताई, 2 बीड़ा पान दो। ये बातें करते करते 12 बज गए थे। आप बोले, सो जाओ। आज मैं उन बातों को सोचती हूँ तो कलेजा बैठ जाता। उनके अभाव से मुझसे ज़्यादा देश की हानि हुई है। अभाग्यवश ऐसी संख्या बहुत थोड़ों की है कि कुछ पुरुषों ने स्त्रियों की उन्नति में भाग लिया। वे मेरे अकेले नहीं थे। हाँ, मैं भाग्यशालिनी जरूर थी, इतना बड़ा पुरुष मेरा होकर रहता था। ये दूसरी बात है कि मैं उनके जीवन काल में उन्हें पूरा पूरा नहीं पहचान पाई। मैंने उन्हें पति रूप में प्राप्त किया। मेरे वे भी थे, वैसे ही सब कुछ। उनको मैं श्रद्धा की चीज कैसे मान पाती। वे मेरे बहुत ही निकट के स्वजन थे, इसी कारण शायद मेरी आंखों पर पट्टी बंधी रहती थी, मैं पहचान नहीं पा रही थी। एक बात और हो सकती है, श्रद्धा और प्रेम साथ साथ नहीं चल सकते। यानी ये बहुत बड़ी बात है। आपने शुक्ल जी का श्रद्धा और प्रेम निबंध के बारे में पढ़ा होगा कि इसी से भक्ति, श्रद्धा और भक्ति की ही मदद से, श्रद्धा और प्रेम से ही भक्ति का जो है प्रादुर्भाव होता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा कि हम उनको अपना पूज्य नहीं बना सकते क्योंकि वो हमारे पति थे, और श्रद्धा और प्रेम एक साथ नहीं चल सकता। श्रद्धा सिर झुकाती है, प्रेम हृदय लगाता है। शायद यही बात है कि दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। तो श्रद्धा और प्रेम साथ साथ क्यों नहीं चल सकता। श्रद्धा सिर झुकाती है तो प्रेम हृदय लगाता है। शायद यही बात है कि दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। मैं अगर उन्हें श्रद्धा करती होती तो पान फूल लेकर दौड़ती। वे मेरे लिए बाजार जाकर दौड़कर पान मिठाई न लाते। सोते समय मुझे उठाकर वे गिलास का पानी ना पिलाते। मुझे नींद ना आने पर मुझे पंखा ना जलते। मेरी छोटी से छोटी ज़रूरतों को दौड़कर वे पूरी ना करते। तब वे मुझे मिलाने की कोशिश ना करते। प्रेम तो उन सबों से जहाँ ये बातें नहीं कोसों दूर भागता। इन दोनों का मेल ही नहीं खाता। आज जब वे मेरे नहीं रहे तो मेरी श्रद्धा की चीज हो गए। मेरे हाथ अब रह ही क्या गया। जिस कानून पर इतनी बहस हुई थी वो उनके मरने के 4 महीने बाद पास हुआ। वह ऐसी मनहूस घड़ी में पेश हुआ था कि उनके मरने के बाद ही वो पास हुआ। वे उसे पास हुआ देख कर कितना खुश होते ईश्वर ही जानता है। मैं बेमूड हो बैठी बैठी इन्हीं बातों को सोचती रहती हूँ। बीता सुख जैसा स्वप्न का था। यही सोचते सोचते एक दर्द सा हो आता है और उसी में थोड़ी देर के लिए अपने को भूल जाती हूँ। वे जहाँ भी होंगे वहाँ उनकी आत्मा शांत होगी, मगर यहाँ तो वे अशांति ही दे गए। अपने को इस जीवन में शांति कहाँ। यहाँ तो बस हाथ मलना और हाथ कुछ भी आना नहीं शेष रहा। काशी विश्वविद्यालय में जलसा का है और उसके प्रसंग पर बात करते हुए कहती हैं कि सन 1933 की घटना है। विश्वविद्यालय में जलसा था और जो है विषयों के जलसों के साथ साथ गल्प सम्मेलन भी था, जिसके सभापति आप थे। मार्च का महीना था, मैं घर में अकेली थी। आप वहाँ जाने को तैयार थी। बोले, तुम भी चलो, अकेली भी तो हो, फिर तुम्हारा जाना जरूरी भी तो है। पहली मीटिंग 11 बजे से थी। उसके सभापति मालवीय जी थे। दूसरी मीटिंग 2:30 बजे से शुरू होगी और उसमें भी घंटे करीब लग जाएंगे। आप बोले, तब तक तो मौलवी महेश प्रसाद जी से मुलाकात हो जाएगी। यहाँ तो तब तक मनुष्य अच्छा ही है। मैं तैयार हो गई। हम दोनों साथ साथ वहाँ गए। इत्तेफाक वे अपनी पत्नी के साथ कहीं बाहर गए थे। मैं बोली, यहाँ से भी लौटना हुआ। विश्वविद्यालय छात्रावास के बगल में एक नहर खुद रही थी। वहीं करीब में एक जो है दरख्त था, उसके नीचे हम लोग बैठे। पहली मीटिंग में उनको फूलों का एक हार दिया गया था। उस हार को मुझे पहनाते हुए बोले, लो, हमारी तुम्हारी ये खुशी की शादी रही। मैं बोली, अभी तक आप कुंवारे थे। आप बोले, लोगों का क्या ख्याल होता होगा, ये भी तुमने सोचा। मैं बोली, लोग समझेंगे गंगा स्नान करके ये लौटे हैं और यहाँ बैठकर थकान मिटा लेना चाहते हैं। आप हंसकर बोले, गंगा नहाने वाले में न मैं शरीक हुआ हूँ न तुम्हें। देखने वाले बेवकूफ़ तो नहीं होते, और मैंने जो कहा वही लोग समझेंगे। हम दोनों नहर के पास घूमने लगे। वहाँ कई जगह हमने देखा कि युवक और युवतियाँ आपस में हंसी उठा करते इधर उधर चहलकदमी कर रहे थे। उनको देखने पर ये मालूम होता था कि जैसे अंग्रेजों के यहाँ सुनने में आता है, उसी तरह का वातावरण यहाँ भी था। आपके चेहरे पर तो जैसे खुशी थी ही नहीं। लटकता हुआ चेहरा देखकर मुझे भी चिंता हुई। बोले, ये गुलाम देश कब सुधरेगा, समझ में नहीं आता। यहाँ नकल करने की आदत कब तक रहेगी। दूसरों की नकल करने में ही अपने को विद्वान और बुद्धिमान समझते हैं, और वह भी पूरी नकल नहीं, अधूरी। अरे, खराबियों की नकल तो ये झटपट कर लेते हैं, अच्छाइयों की तो कर नहीं पाते। उनमें निरी बुराइयां ही तो हैं। ये बात नहीं है जो अंग्रेज गर्मी में पंखे के नीचे दिन काट देता है, वही उस समय भी, जब तक कि बाहर आग बरसती रहे, मीलों उत्साह से दौड़ जाता है। खतरे से खतरे उसके लिए आरामदेह है। ये उनके राष्ट्र के लिए बहुत ही जरूरी चीज है। उससे तो हम कोसों भागते जा रहे हैं। इसी सब का कारण है कि हम परतंत्र हैं। मैं बोली, इस समय आपकी आलोचना से क्या लाभ। ऐसे गुलाम देश को विलासिता से क्या मतलब। अंग्रेजों की तरह रहेंगे तभी तो आज़ाद होंगे। विलासिता आज़ादी का दुश्मन है। तिन्होंने कहा, विलासिता जो है ये आज़ादी का दुश्मन है। मैं बोली, आखिर अंग्रेज भी आराम पसंद होते हैं, पर वे क्यों नहीं गुलाम होते।
आप बोले वे आज़ाद होने के बाद सुख भोग रहे हैं। आज़ाद और सुखी होने के पहले तो ये भी पशु वे ज़्यादा काम करते। ये जानते तक नहीं थे कि थकावट, आराम और विलासिता होती क्या चीज़ है। तुम्हारे यहाँ भी विलासिता से आज़ादी कभी नहीं आएगी। आज़ादी तो मिलती है तपस्या, त्याग और बलिदानों से। तुम्हारे यहाँ तो उसका उल्टा हो रहा है। और ये जो हो रहा है ना, वह तुम्हें दिन रात गुलामी की ओर ही लिए जा रहा है। मैं बोली ये सब बातें बचपन में नहीं आती। इन लोगों के हौसले इसी उम्र में पलते हैं। इन्हें तो बच्चा समझते हो। आज के युग में उम्र ही कितनी होती है। क्या इनको नहीं मालूम कि बहुत लोग रोटियों के भी पैसे बचा कर इन्हें पढ़ाते हैं। इन सबों को देखकर ऐसा लगता है मानो राजकुमार और राजकुमारियां टहलने निकले हैं। लड़कियों को देखो तितली की तरह फुदक रही हैं। यही कि अपनी आदत के अनुसार घर भर को इसी तरह की बनाने की कोशिश। ये यहाँ पे सीखेंगी तो क्या करेंगी, और माता पिता के गुण खो ही जाएंगी। अब इनको शादी के लिए माता पिता को ज़्यादा से ज़्यादा कीमत तो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि दूसरे के वर जब तक उन्हें उड़ाने को काफ़ी दौलत नहीं मिलेगी तो इनका जीवन दूभर हो जाएगा। ये ग्रेजुएट होकर जाने के बाद क्या कुछ कमा नहीं सकेंगी, और क्या ये बिना शादी के नहीं रह सकेंगी। आप बोले जब ये दूसरों के पैसे पानी की तरह बहा रही तो अपनी कमाई का हिस्सा किसी के लिए कब छोड़ सकेंगी। मैं बोली आप सुदर्शन जी की कहानी तो जानते ही होंगे। उस कहानी में एक लड़के का चित्रण करते हुए उन्होंने लिखा है कि वो लड़का जो कुछ पैसा कमा कर लाता उसे फौरन खर्च कर डालता था। उसकी पिता उसकी फिजूल खर्ची पर दिन रात चिंतित। पिता को एक युक्ति सूझी। बोले बेटा अब तुम भी कुछ भी कमाओ, दूसरे की कमाई पर कहाँ तक मौज करोगे। 3-4 बार मांग कर अपनी माँ से पैसे लाया और पिता को दिखाने लगा तो पिता बोले कुएं में डालना। उसने 2-3 बार ऐसा ही किया। पिता को जब माँ का देना मालूम हुआ तो उन्होंने उसे पैसे देने से सख्त मना कर दिया। फिर बोले तुम खुद बाहर से कमा कर लाओ। लड़के ने दिन भर मजदूरी करके 2 आने पैसे एक दिन कमाए और लाकर पिता को दे दिया। पिता ने कहा कुएं में डाल दो। मैं क्या करूं, लड़के ने कहा। प्राणों की बाजी लगाकर तो मैंने कमाए हैं और झट उन पैसों को कुएं में डाल दूं। खूब आप कहते हैं, पिता ने लड़के को छाती से लगाकर चूमते हुए कहा। अब तुम रास्ते पर आए, तुम अपनी मजदूरी की कीमत समझ गए, तो क्या इन लड़के लड़कियों पर जब बोझ बढ़ेगा तो चौकन्ने नहीं हो जाएंगे। आप बोले ये जवानी की गंदी आदत है। वो लड़कपन की थी। ये तो आदमी को कहीं का भी नहीं रहने देता। एक बात है, तुमने सोचा है डॉक्टर के यहाँ दवा के लिए रोगी जाते हैं, उनमें कोई जीता है, कोई मरता भी है। मरे हुए रोगी अपना अनुभव संसार को बता नहीं पाते। अच्छे हुए रोगी चाहे उसके इलाज से ना भी अच्छे हों, लेकिन वे दुनिया में उसी का गुण गाते हैं। इसी तरह इनमें 2-4 और अच्छे होंगे, पर सब नहीं। आज समाज की 2 प्रणालियां, एक तो वे जो बचपन में ही दुनिया को इस तरह ले जा रहे हैं और हर समय उनको अपने ही काम की धुन रहती है। वे पढ़ते भी हैं तो देश की दशा उनकी आंखों के सामने नाचता रहता है। कुछ ऐसे हैं जो विलासिता के गड्ढों में पूरी तरह डूबे रहते हैं। वे दूसरे को क्या संभालेंगे, खुद ही नहीं संभल पा रहे। मैं बोली इसका मतलब क्या, क्या संसार के सभी आदमी साधु होकर सब दिन रहे हैं। आप बोले कुछ दिनों के बाद तो इन्हीं के हाथों राष्ट्र की बागडोर होगी। ये सिरफिरे तब भी आफत मचाए रहेंगे। मैं बोली तब क्या किया जाए। अच्छे आदमी तो दुनिया में इन गिने ही चुने ही हैं। फिर आप क्यों इतना दुखी हो रहे हैं। आप बोले गुस्सा क्यों ना आए, ये आखिर गरीबों पर ही तो मर्राएंगे ना। मैं बोली तो गरीब इन्हें क्यों नहीं परख लेते। आप बोले वे सीधे होते हैं, वे काम कर सकते हैं, काम की कीमत नहीं जानते। मैं बोली तो फिर कैसे आखिर वे इनके चुंगल में फंस गए। एक बात और है, आदमी अपना खुद मददगार है। अगर वह हर अपनी मदद खुद नहीं करता तो खुदा भी उसकी मदद नहीं कर सकता। आप बोले तब रोना ही क्यों पड़ता है। यही बात है कि लोग तकलीफ भोग रहे हैं। यहाँ तो एक बड़े भारी डिक्टेटर की ज़रूरत है। मैं बोली ब्रिटिश गवर्नमेंट से बड़ा डिक्टेटर कौन होगा। आप बोले तुम नहीं जानती, ये तो तुर्की के कमाल पाशा की तरह का आदमी चाहिए। जब तक यहाँ कोई वैसा आदमी नहीं पैदा होगा तब तक कुछ नहीं होगा। मुझे शो नहीं मालूम पड़ता है, ये ज़बरदस्ती ही कुछ कराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। मैं बोली तब आप क्यों परेशान हैं। काजी परेशान शहर की फिक्र में। कहाँ तो मज़ेदार बात चल रही थी और कहाँ ये आफत। और फिर आप अपना काम तो करते ही हैं, दुनिया ना करे तो ना करे। अरे मेरे अंदर जितनी तड़पन पैदा हो गई उतना ही तो अच्छा है। मैं बोली आपको बल मिलता है और आपके द्वारा लोगों को मिलता है, पर मुझे क्या मिलता है। अरे कई कहानियाँ पढ़ी गई, आपका भी भाषण हुआ, उस भाषण में उसी जगह की इस परिस्थिति पर बहुत कुछ बोले, पर वह फटकार लोगों की खुशी को तो बढ़ाती जा रही थी। पर मुझे तो ऐसा लगा जैसे ये लोग अपनी गलती को समझ ही नहीं रहे हैं। और साथ साथ ये भी है कि जहाँ जैसा का वातावरण वैसा ही वहाँ बनना भी चाहते हैं। मुझे तो उन लोगों की गलतियाँ नहीं मालूम हुई, वे मजबूर हैं वहाँ उस तरह का बनने के लिए। जवानी की उम्र और पानी का रेला एक तरह का होता है, जिधर का झुकाव होगा उधर ही बह जाएंगे। उनके बदले से बनाने वाले तो क्या दे लगे। उनका बनना बहुत आसान होता है। फिर हमारे यहाँ युवकों को तो एक खास चीज़ सिखाई जाती है, विलासिता। विलासिता हमें विलासिता की तरफ ले जाने में उसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा है। वहाँ से आने के बाद
कई दिनों तक हम दोनों में इसी विषय पर चर्चा होती रही। उनके विचारों से मुझे ऐसा लगता था कि अगर उनके बस की बात होती तो शायद वे संसार का कायाकल्प कर देते। बराबर इस विषय पर बात चलती। अब ना वे हैं और ना मैं तो, और वह भी वो नहीं हूँ। हाँ, ये बातें मेरी आंखों के सामने हुई, ये बातें उनकी, वे पाठकों के थे, इसलिए मैं इन्हें पाठकों को भेंट कर रही हूँ। मैं खुद भी अपनी नहीं हूँ। आगे का प्रसंग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना।